अरे परिचय हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक उदयपुर जिले के संयोजक सुशील जी जैन सर। नमस्कार, सुशील कुमार जैन, जिला मंत्री। डॉक्टर इस कार्यक्रम में जैसा कि आपको विदित है कि एक संयोजक, एक डॉक्टर, एक महिला और एक IT का कार्यकर्ता जिले लेवल तक है और बाकी टीम मंडल लेवल तक है। तो हमारे जिले में जो डॉक्टर के नाते दायित्व निभा रहे हैं डॉक्टर कोमल दलीज जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर कोमल कुमार दलीज और आपके इस कार्यक्रम का मैं जो चिकित्सा के प्रकोष्ठ से है वो धन्यवाद सर। महिला के नाते हमारे इस कार्यक्रम में सौभाग्यता लेडी हैं सपना जी टोडिया। IT के नाते मैं स्वयं यशवंत मंडावरा, मैं जिला संयोजक IT भाजपा शहर। गुलाब जी भाई साहब, आदरणीय विधायक महोदय श्रीमान सुनील सिंह जी साहब, जिला अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र जी श्रीमाली, बहन किरण जी जैन, यशपाल जी और हमारी जिला मंत्री बहन सपना जी, डॉक्टर कोमल जी और IT सेल के संयोजक भाई श्री यशवंत जी मंडावरा, आप सभी आंगनबाड़ी महानुभावों का और कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पिछले दिनों जयपुर में एक हेल्थ वॉलंटियर कार्यशाला का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा किया गया था। उसके निमित्त भाई साहब प्रत्येक मंडल से 3 व्यक्तियों का चयन करना था, एक महिला, एक डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ और एक अपना कार्यकर्ता। इस तरह से अपने शहर में 12 मंडल हैं और 12 मंडल में से 3 को हमने चयन करके 36 मंडल सर 36 को आमंत्रित किया। और ये जो कार्यशाला आयोजित की गई है मुख्य रूप से आने वाले 3rd वेरिएंट कोरोना का जो है उसके तैयारी के निमित्त की गई है। तो इस कार्यशाला के लिए इन मंडलों के जो 3 व्यक्ति हमने चुने हैं, 12 मंडलों, इन व्यक्तियों को अपने अपने क्षेत्र में जाकर कैंपिंग करनी है और कैंपिंग करके ये बताना है कि कोरोना वायरस के बारे में हमको जानकारी दें। वैसे भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता प्राप्त करने का कार्य भी नहीं करती, हम लोग सेवा का कार्य भी करते हैं और ये हमारी सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया है। अब ये जो 36 स्वास्थ्य स्वयंसेवकों का गठन किया गया है वो इसी के निमित्त किया गया है। अब कोरोना की जानकारी मोटे तौर से सबसे पहले 30 जनवरी 2020 में केरल में हुई थी। एक वुहान की छात्रा थी, वो अपने केरल आई थी और वो संक्रमित थी कोरोना से। इस तरह से पूरे भारतवर्ष में संक्रमण काल की शुरुआत हुई। ये महामारी फैली और ये महामारी 3 दौर में चलने की संभावना भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय समझता है। तो पहला दौर तो अपना हो चुका, उसमें ज़्यादातर वृद्ध लोगों के ऊपर अटैक की संभावना थी, फिर मीडियम 30 से 35-40 वर्ष के लोगों के ऊपर थी। अब जो दौर आएगा ऐसी संभावना है कि ये अक्टूबर में आ सकता है। तो उसके लिए बालकों पे 12 से लगाकर 17 वर्ष की आयु तक के बालकों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अपने अपने क्षेत्र में इस बात को अधिक से अधिक प्रचारित करें। जनता पार्टी सेवा का कार्य करने में भी कहीं चूकती नहीं है। पिछले दिनों आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने पूरे शहर में जब ये कोरोना काल का जो समय था उसमें सूखे राशन के पैकेट वितरित करवाए, फिर हम सभी कार्यकर्ताओं को भोजन के पैकेट वितरित किए। जैसी और गुलाब जी भाई साहब को रात को भी हमने अभी कभी फ़ोन करके कहा होगा कि पर्टिकुलर व्यक्ति को हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध नहीं है, तो आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने उसमें हमें पूरा सहयोग किया। और मैं इनके लिए बहुत आदरणीय गुलाब जी भाई साहब को धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। अपने बहुत
जो कार्यक्रम से रिलेटेड जो जानकारी दी है वो जो हम कार्यशाला अटेंड करके आए उसके रिलेटेड जो आपने बताया। अब मैं इसमें जो हम आज जो स्वयंसेवक हम उपस्थित हुए हैं उनमें हमारी क्या भूमिका है वो एक संक्षिप्त रूप में मैं बताता हूँ, फिर मैं डॉक्टर कमल अतीश को निवेदन करूँगा। हर गांव में एक युवा और महिला कार्यकर्ता को चिन्हित करना है जो स्वयंसेवक के रूप में इस अभियान से जोड़ना है। हमको जैसे शहर के अगर परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो हमें हर मंडल में हर बूथ पे एक कार्यकर्ता जो एक महिला और एक युवा कार्यकर्ता को इसमें जोड़ना है। और ऐसा लक्ष्य है कि राजस्थान से करीब 2 लाख जो इस कार्यक्रम के केंद्र के संयोजक सिटी रवि थी, उन्होंने कार्यशाला ऑनलाइन हमारी ली थी। उसमें उन्होंने लक्ष्य दिया था कि राजस्थान प्रदेश से करीब 2 लाख के स्वयंसेवक कार्यकर्ता इससे जुड़े। श्रीमान गुलाबी सर आदरणीय श्रीमान आदरणीय श्रीमान आदरणीय श्रीमान फूल जी सर, आदरणीय श्रीमान रवि जी सर, महामंत्री गजराज जी भाई साहब, किरण ने, हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक सुशील जी भाई साहब और IT से पधारे हुए यशवंत जी भाई साहब और उदयपुर के विभिन्न क्षेत्र से पधारे हुए काफ़ी एक मैं मानता हूँ काफ़ी लड़की एक थोड़ा सा हम अच्छे भाग्य के हैं कि इस महाअभियान के साथ में हम जुड़ चुके हैं, क्योंकि एक अभी मोस्ट रिलेवेंट जो क्वेश्चन आता है, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि तीसरी लहर कब आई, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। एग्जैक्टली इसका टाइम अभी कोई निर्धारित नहीं है कि साहब उस दिन आएगी है, उसका कोई शेड्यूल बनता ही नहीं है, लेकिन साइंटिफिक तौर पे ये माना जाता है कि अक्टूबर या नवंबर में तीसरी लहर का आगमन इंडिया में हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने इस क्वेश्चन में एक स्टेप आगे लेकर ये निर्धारित किया है कि क्यों ना हम द्वितीय लहर और प्रथम लहर उसमें जो अभी कमियाँ हुई है, क्योंकि जहाँ तक मेरी एक अवधारणा है, मेरा व्यक्तिगत भी एक अनुभव रहा है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप सभी लोगों का एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई ना कोई अनुभव रहा है कि द्वितीय वेव के टाइम में या सेकेंड लहर के टाइम में काफ़ी सी एक असमंजस की अवस्था आई थी। वो असमंजस क्या था? असमंजस फर्स्ट डे से था कि साहब हमें अगर किसी को बुखार आ गया तो क्या करना है, अगर बुखार आने के बाद हमें कोविड टेस्ट करवाना है या नहीं करवाना है, करवा लिया और पॉजिटिव आ गए तो क्या करना है, तो पॉजिटिव आने के बाद में हमारे साथ वालों को क्या करना है, मरीजों को क्या करना है, और उसके बाद अगर कंडीशन अगर खराब होती है तो हॉस्पिटल में एडमिट कब होना है और कब नहीं होना है, ये निर्धारित करना एक सामान्य व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल हुआ है। वो इस पूरे समय काल में आप एक जनरली आप देखेंगे एक बड़ा ऊहापोह की स्थिति बनी रही, जिसमें हमें पता ही नहीं चला कि करना क्या है, एक बड़ा असमंजस बना रहा कि करना क्या है। और इसी अवस्था की वजह से कुछ हद तक द्वितीय वेव में या सेकेंड वेव में कुछ लापरवाही के ना तो गलत है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर और समुदाय स्तर पर काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी जिनको फेस करना है या जिनको हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में महसूस करें। बेसिकली अगर हम सब सोचते हैं कि इसकी कमी या इसका कारण सबसे बड़ा क्या रहा कि द्वितीय लहर का सामना हमने बहुत सही तरीके से किया है, सब अच्छा किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अवस्था है वो थोड़ी सी खराब हुई है। तो अब हम क्या कर सकते हैं थर्ड वेव में कि तो उसका एक बेसिक जो चीज़ निकल के आएगी तो उसका निकलता है समन्वय और एक जो व्यक्तिगत स्तर पर निकलता है वो है भय। ये दो चीज़ें हुई है जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानियाँ हुई है। जस्ट एग्जांपल में इसको उदाहरण स्वरूप में दूंगा तो थोड़ा आसानी रहेगी कि किसी को बुखार आया, ठीक है, किसी ने कह दिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव आप RT-PCR और टेस्ट करवा लो, ठीक है, आप चले गए, आप उसके बाद पॉजिटिव आ गए, अब लेकिन एडमिट कब होना है, एडमिट कब नहीं होना है, या घर पे उसको होम आइसोलेशन में रखना है, या उसके साथ वालों को होम क्वारंटीन में जाना है, या होम आइसोलेशन में कैसे जाना है, या उनका टेस्ट कब करवाना है, ये क्वेश्चंस आपको जनरली सभी जगह सुनाई दिए होंगे। लेकिन इसका कारण क्या था? हमें इसका जवाब एप्रोप्रिएट तरीके से सामान्य व्यक्ति को नहीं मिल सका। तो भारतीय जनता पार्टी की यह अवधारणा रही है कि इन प्रश्नों को समाधान करने के लिए हमारे पार्टी कार्यकर्ता स्वयंसेवक के रूप में कार्य करके एक जो मार्गदर्शन कह सकते हैं या उन घरों में या उन जगह अपना मार्गदर्शन प्रस्तुत कर सकते हैं।
ये इसकी बेसिक अवधारणा है। तो अब थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ में छोटे स्वरूप में बता दूंगा। अभी ये जो इस कार्यशाला का जो सत्र है, इसको आप 3 बिंदु के हिसाब से विचार करेंगे। पहला बिंदु तो रहेगा ये जो आपके पास सबके पास बुकलेट मिली हुई है, शायद एक बंडल में एक अभी वितरित की है और वरना ऑनलाइन भी वो अवेलेबल है। शायद आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे इसको शेयर किया था। आप चाहे तो उसको खोल ले, थोड़ा सा रीड हो जाएगा। ग्रुप में भी कर रहा है, जो ग्रुप है उसमें कर रहे हैं जी। तो आप कृपया करके एक बार उसको देख ले सकते। इसमें काफ़ी बातें तो सुशील भाई साहब ने और ईश्वर जी भाई साहब ने आपको बता चुके हैं, लेकिन हाँ एक और मैं महत्वपूर्ण बात ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ काफ़ी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति भी हैं, तो उनके लिए समझना और करना बड़ा आसान है और उनको पता भी है कि दिक्कत कहाँ हुई थी सेकेंड वेव में या फर्स्ट वेव में, या लोगों को परेशानियाँ कहाँ उपस्थित हुई थी। एग्जाम्पल, लोगों ने क्या करा, थोड़ा सा अगर कंडीशन में हुआ कि कोई पॉजिटिव आया, घर पे एडमिट लिया और एक सिलेंडर लेके बैठ गए वो। और वो सिलेंडर की कमी किसी ऐसे व्यक्ति को हो गई जहाँ तो उसकी आवश्यकता थी, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन किसके कारण हो, वो सर एक स्वाभाविक है कि उनके घर वालों को चिंतित होना स्वाभाविक है, उन्होंने मंगवा लिया। लेकिन हो सकता है इसकी वजह से एक जरूरतमंद व्यक्ति तक वो सुविधा नहीं पहुँची हो। इसका कारण क्या था, जानकारी और भय, यही तो सबसे बड़े कारण था। तो एक इसके कारण से हमें थोड़ा सा एक जागरूकता अभियान भी करना है। तो अभी हम इसको फटाफट एक रीड कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि समय की एक जो लिमिटेशन है आज। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट है, आप बोल लें एक बार अगर किसी के पास हो, स्वयं सेवक से अपेक्षा, ये भी इस बारे में पूरा बता चुके हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फंक्शन आता है, यहाँ सब आप उपस्थित हैं और आगे भी आप जब कार्यकर्ता निर्धारित करेंगे तो आपको एक समझ में आना चाहिए कि करना क्या है। प्रैक्टिकल फॉर्म में ठीक है, हमें कोरोना के बारे में जानकार होना जरूरी है। ठीक, जब आप कभी किसी फील्ड या स्वयंसेवक के रूप में कार्य करेंगे तो कोरोना के बारे में जानकारी वो आपको सबको बताई जाएगी, लेकिन एग्जैक्टली क्या करना है, हमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करना है। अगर किसी भी व्यक्ति के अगर घर के अंदर अगर कोई आता है तो सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है, उसका मनोबल टूट जाता है, कोई जाना नहीं चाहता अपनी घर पे, उनको समझ नहीं आता और राय देने वाले बहुत सारे राय देते हैं, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, नहीं हॉस्पिटल जाओ, मत जाओ, आप तो ये मेडिसिन ले लो, ये मेरे पास लिखी हुई है, ये कर लिया। तो इसका जो विपरीत प्रभाव हुआ है, ये हुआ है कि जब कई परिस्थितियों में वो कंडीशन खराब हुई है, जो समय पर उसको हम पकड़ नहीं पाए या उसको जानकारी नहीं हो सकी। तो सबसे पहले इसके लिए अगर कार्य की बात हम करते हैं तो ये 2 तरह के कार्य हैं। एक जन साधारण तक फैलाना है और साथ में सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आपके स्वयंसेवक अभियान में काफ़ी डॉक्टर्स भी हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। और जो नॉन मेडिकल फील्ड से हैं उनके लिए तो थोड़ा सा एक फैलाना आसान है और वो अपनी जो राय है मेडिकल फील्ड वालों से ले सकते हैं। तो ये तो सामुदायिक स्तर पर आपको करना है कि आपको क्या करना है, एक जन जागृति या जन अभियान चलाकर जागृत करना है। वो अभियान क्या होना चाहिए, इसके सारे पॉइंट्स इसमें बुक में अभी दे रखे हैं, जिसको अपन शॉर्ट में अभी देख लेंगे। सेकेंडरी जो पॉइंट बनता है वो व्यक्तिगत स्तर पर। व्यक्तिगत स्तर कब उपस्थित होता है, अगर पर्टिकुलर कोई व्यक्ति किसी के संपर्क में आता है। किसके संपर्क में आता है, रोगी के संपर्क में, तो उसमें भी 2 अवस्था है, या तो एक रोगी के संपर्क में आएगा या एक स्वयं रोगी को आपको राय देनी है। 2 अलग अलग समय पर आपको ये 2 काम करने हैं। जो रोगी को क्या करना है, वो हम उसके लिए कोरोना के बारे में सामान्य जानकारी हम देख लेते हैं। कोरोना की सामान्य जानकारी सुशील जी साहब ने आपको बताया और जहाँ तक मेरी जानकारी है सबको पता है। की अवस्था की भी बात करें, लेकिन मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होगा वो है फीवर। वो है फीवर आने के बाद ऑटोमेटिकली बाद में जो उसकी क्या होगा, खांसी होगा, उनकी संगत डाल क्या होगा। और फीवर को कैसे हम चेक करेंगे, उसका जो पैरामीटर दे रखा है कि जब हम करते हैं तो 99 मतलब 97.8 नॉर्मल है तो 99 तक उसको फीवर या बुखार नहीं मानना है। हम राय दे देंगे, जाँच करने की जिम्मेदारी हमारा नहीं है, वो अधिकार क्षेत्र एक मेडिकल कॉलेज से मांगेगा, तो हमें उसके बारे में उसको जागृत करके राय देनी है। ऐसे ही इसमें हल्के लक्षण के हल्के संक्रमण के लक्षण के बारे में पता लगा है, इसमें 1 से 3 दिन तक हल्का बुखार आएगा, छींक आएगी, खांसी आएगी, 4 से 6 दिन तक लाल निशान हो जाएंगे, एलर्जी के लक्षण होंगे, 7 से 8 दिनों में लक्षण घटने लगते हैं और 9 से 10 दिनों के अंदर लक्षण समाप्त हो जाते हैं। अगर ये अवस्था है तो मान लेना चाहिए कि ये जो इन्फेक्शन हुआ था वो हल्का था।
हमारे लिए एक खुशी का विषय है कि आज हमारे साथ डॉक्टर राजेश मलिक साहब हैं, जो बाल चिकित्सा में रखते हैं। तो वो आने वाली तीसरी लहर जो हमारी है वो कहते हैं कि बच्चों पे होगी, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा एक मार्गदर्शन उनका मिले। और मेरे ख्याल से अभी जो मैं देख रहा था उसमें सुशील जी ने और डॉक्टर साहब ने तो करीब सारा टॉपिक कवर कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी कई चीज़ें ऐसी हैं जब हम फील्ड में जाएंगे तो फील्ड के अंदर आपसे कई लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर आप उसमें दक्ष नहीं होंगे तो फिर आप इधर उधर करते रहेंगे, पूरा जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये कार्यशाला ख़त्म होने के पहले आपके मन में या आपसे, क्योंकि 1.5 साल से ये लहर चल रही है, पिछले उससे फरवरी मार्च से शुरू हुई थी और अभी चल रही है, 1.5 साल हो गया है, तो आपके मन में भी कई क्वेश्चंस आए होंगे और कई चीज़ें ऐसी अभी भी उठती होंगी कि लोग पूछते हैं, हमसे ही जब आकर के पूछते हैं कि सर ये प्रेगनेंसी है, इतना हमें वैक्सीन लगवाना है नहीं लगवाना है, ये मदर मिल्क पिलाती है, दूध पिलाती है, इनको लगवाना है नहीं लगवाना है, ये हमसे ही पूछते हैं। तो आप फील्ड में जाएंगे तो आपसे तो कई तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि इसके बाद भी आप जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हों वो ज़रूर पूछ के जाएं, ताकि जहाँ भी जाएं आपसे कोई पूछे तो ये नहीं लगे कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आए, हम उसका जवाब दें। तो सबसे पहले तो ये है कि कोरोना होता क्या है, कोरोना नाम क्यों दिया। कोरोना एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है क्राउन। क्राउन मतलब ताज। जैसे अपन हेलमेट के ऊपर स्पाइक्स लगा दें तो वो ताज बन जाता है, तो इसकी जो शक्ल होती है वो गोल, उसके ऊपर स्पाइक्स हैं, इसलिए इसका नाम कोरोना दिया। और कोविड का मतलब क्या है, COVID, कोविड-19 के नाम से मशहूर हुआ क्योंकि कोरोना, CO से कोरोना, VI से वायरस और D से डिजीज़, कोरोना वायरस डिजीज़। ये अपने को ये मोटी चीज़ कोरोना क्या है और कोरोना डिजीज़ क्या है। अब इसके कोरोना जाता कैसे है बॉडी में, मैं आपको छोटी छोटी सी चीज़ें बता देता हूँ। कोरोना बॉडी के अंदर जाता है नाक से या मुंह से। ये अपना मास्क इसीलिए अपना जो लगाने का तरीका है ये सही होना चाहिए। अगर नाक और मुंह कवर नहीं है तो अपने को लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, आप खुद भी इन्फेक्टेड होंगे, दूसरे को भी इन्फेक्ट करेंगे। तो इसीलिए ये मुंह के थ्रू, नाक के थ्रू अंदर जाता है और 1 से 4 दिन अपने गले के अंदर बैठा रहता है और यहीं पे थोड़ा आगे बढ़ता है, 1 से मल्टीप्लाई होने लगते हैं और चौथे 5वें दिन से ये नीचे लंग्स में चला जाता है। और जब लंग्स के अंदर जाता है तो वहीं से इसका रिएक्शन शुरू होता है और अपनी बॉडी भी रिएक्शन देती है और दोनों के रिएक्शन से लंग्स के अंदर जो सेल्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं और वहीं से एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाता है जो सबसे खतरनाक हो जाता है और अपने लंग्स में फाइब्रोसिस और जितनी चीज़ें होने लगती हैं। फिर लोग कहते हैं CT कराओ, CT स्कैन करा के आओ, फिर उसका स्कोर देते हैं, साहब इसका 8 है, इसका 10 है, इसका 15 है। वो कैसे देते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि CT स्कोर कई लोग पूछते हैं कि CT स्कोर क्या है। उसमें कुछ नहीं है, लंग्स को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, इसको भी 3 में बांटा है, इसको भी 3 में, एक छोटा हिस्सा है लेकिन अपन 6 मान लें, तो उसमें से स्कोर देते हैं। हर हिस्सा जितना खराब हुआ है उसके अकॉर्डिंग स्कोर मिलता है, तो 24 में से स्कोर मिलता रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि किसी को 18 है, किसी का कहते हैं 16 है, और जैसे ही कहते हैं 8 है कोई बात नहीं, जिसका ज़्यादा स्कोर हो गया मतलब उसके लंग्स ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गए। तो ये तो अपना इसके अंदर जाने के बाद ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, जब तक थ्रोट के अंदर रहता है तब तक ज़्यादा गड़बड़ नहीं करता। तो अपने को ये चीज़ पता होनी चाहिए, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, बॉडी के अंदर ये गया और उसने अपने लक्षण देने शुरू किए, इसके बीच का जो पीरियड होता है उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। आपसे कई लोग पूछते हैं साहब इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2-3 दिन से 14 दिन तक का, ठीक है ना। अब इसके अंदर जाकर के जब ये करता है, अपना इफेक्ट दिखाता है,
और उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, मोटी मोटी सी चीज़। इसके लक्षण जो माइल्ड होते हैं, मॉडरेट होते हैं, सीवियर होते हैं। 3 तरह के लक्षण, 3 में डिवाइड कर दो। माइल्ड में कुछ भी नहीं है, सिंपली हल्का बुखार आएगा जो 100 से ऊपर नहीं जाता है, गले में कुछ खराश होगी, दर्द होगा, छींकें आएंगी, जुकाम हो जाएगा, बदन दर्द करेगा, ये हल्के लक्षण हैं। और जो 3, 4 दिन, 5 दिन चलते हैं उसके बाद ठीक हो जाते हैं। तो ये तो है माइल्ड, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपली पैरासीटामोल जो गोली होती है वो दे देते हैं और उससे ठीक हो जाता है। अब इसके बाद जो होता है मॉडरेट, मॉडरेट जो कहते हैं जो 2nd नंबर पे आता है, उसके अंदर टेम्परेचर भी बढ़ता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन जो होती है वो 94 से कम हो जाती है। 94 के ऊपर अगर ये जो अपन पल्स ऑक्सीमीटर की बात कर रहे थे, उंगली पे लगा के देख लेते हैं, 94% से ऊपर है तो आप मानिए नॉर्मल है, 94 से नीचे आते ही आप कॉशियस हो जाएंगे। और बच्चों के इसका रीज़न ही एक है क्योंकि बाकी सबको करीब करीब वैक्सीनेशन अपने यहाँ 65 करोड़ से 64 करोड़ समथिंग हो चुका है। इतना वैक्सीन लग चुके हैं, तो इतने वैक्सीन लगने के बाद बच्चों के भी नहीं लगे। अक्टूबर से बच्चों के शुरू हो रहे हैं, वो अभी तो 10 से और 18 वालों के, 12 से 18 या 10 से 18 वालों को ही लगाएंगे, उससे छोटे वालों को भी नहीं, क्योंकि उसकी ट्रायल चल रही है। उसकी ट्रायल की रिपोर्ट आएगी तभी जा कर के वो लगेंगे, अभी नहीं लगे। तो इसलिए अक्टूबर में बच्चों के लगने शुरू हो जाएंगे। तो अपने को बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाना है। अच्छा, बच्चों में सबसे बड़ी कमजोरी एक और होती है, उसको कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। हैप्पी हाइपोक्सिया क्या होता है ये आप थोड़ा सा समझ लेना। जैसे हाइपोक्सिया किसको कहते हैं, ऑक्सीजन की कमी। अपने शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, आपकी कंसंट्रेशन 70 आ गई, 60 आ गई, 80 आ गई, तो ऑक्सीजन देनी शुरू कर देते हैं। मैंने बताया 94% आप वो बना लो, 94 के ऊपर नॉर्मल है, 94 के नीचे आते ही गड़बड़ शुरू। अब किसी की अगर 70% है तो उसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया हो रहा है। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है। बच्चों के अंदर क्या होता है, छोटे बच्चों में बड़ी दिक्कत वाली बात है, उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती रहती है, उनको पता नहीं, वो खेलते रहते हैं और ना ही पेरेंट्स को पता लगता है। पता कब लगता है, जो मैंने आपको बताया, जब बच्चे की ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे आ जाता है, उसके नाखून नीले पड़ने लग जाते हैं, होंठ नीले पड़ने लग जाते हैं, उसको साइनोसिस कहते हैं। ये जब होने लगता है तब पता लगता है कि इसके तो ये हो गया, उसको कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। हैप्पी मीन्स वो तो हैप्पी है, हाइपोक्सिया होता जा रहा है और हैप्पी है, तो वो सबसे खतरनाक पोजीशन है कि बच्चे के ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डाउन भी होती जा रही है और वो मस्त हो रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है और घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है। और जब एकदम डाउन होती है, तब जब नीला पड़ता है, तब जाके उसको पता है, फिर भागते हैं। तो इस कंडीशन को इसीलिए लोगों ने हैप्पी हाइपोक्सिया का नाम दिया और ये बच्चों के लिए खतरनाक पोजीशन है, ठीक है ना। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं, और बच्चों के अंदर सिम्टम्स में कोई फर्क नहीं है। मैंने वही बता दिया, 80% बच्चे भी ऐसे हैं एसिम्टोमेटिक, और बाकी जो बच्चे हैं उनके अंदर यही माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर जो मैंने आपको बताया वैसे की वैसे सिम्टम्स है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को देखना। बच्चों के लिए आपको ख़ास तौर से ये है कि बच्चों को एक तो बाहर घूमने नहीं दें, अभी बाहर खाने खिलाने के लिए नहीं ले जाएं, अभी जहाँ भी शादी वो हो, ये नहीं हो कि बच्चों को अपन लेके चल दिए, आपके कंट्रोल में बच्चा वहाँ नहीं रहेगा, बच्चा कहीं भी घूमेगा, चल देगा। नंबर 2, स्कूल में जाए तो ये आप एश्योर कर लेना कि उनके बीच में डिस्टेंसिंग रहे, और नहीं तो ये देखिए स्कूल में बच्चे झुंड में रहेंगे, और हमारे यहाँ नर्सरी जो होती है वो पोल्ट्री फार्म की तरह होती है। एक मुर्गी को जरा सा रोग लगा, मुर्गियाँ यूँ जाती हैं, और ऐसे कैसे हमारी नर्सरी में एक बच्चे को हुआ, हमारी नर्सरी साफ हो जाती है, उसको फिर हमारे को वो करवाना पड़ता है, क्योंकि वो बंद करनी पड़ती है नर्सरी। तो इसीलिए ये बच्चे बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट होते हैं जो एक बार पकड़ी बीमारी तो फटाफट, और इसीलिए अगर बच्चों की लहर आ गई तो वो सबसे खतरनाक होगी, मैं आपको फिर बताता हूँ। इसीलिए अपने को बच्चों को अभी से संभालना है, उनके मास्क की आदत डाल देनी है, हैंड सैनिटाइज़र के लिए उनको उकसाना है,
ये नहीं हो कि आए और खा लिया खाना, जैसे हाथ थे वैसा खा लिया। हाथ वॉश करने की आदत अभी से डाल दें, जो अपनी ये बड़ी वाली आदतें ये सब उनमें डाल दें। और साथ साथ आप जो योग और उसकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपका बच्चा सीखेगा, और बच्चा आपके साथ करने लग जाएगा तो उसकी आदत पड़ जाएगी। और लंग्स की सबसे अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं ये अनुलोम विलोम जो करते हैं, इसके साथ लंबे सांस लेना, ये करना, जो 3-4 चीज़ें हम बताएंगे। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करना शुरू करें, साथ साथ बच्चे को कराएं, तो बच्चे के लंग्स की कैपेसिटी अपने आप बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये तो इलास्टिक है। इलास्टिक चाहेगा जैसे ही फाइब्रोसिस होगा सिकुड़ जाएगा, और अदरवाइज वो अपने आप बढ़ेगा। आप जैसे जैसे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाएंगे उसकी ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी, क्योंकि अपने को चाहिए क्या, बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, खुराक चाहिए। वो खून से मिलती है, खून कहाँ से जा रहा है, लंग्स से सेचुरेट होकर जा रहा है, ऑक्सीजन लेके जा रहा है। तो इसीलिए आप करें योगा, और ये आपके साथ साथ बच्चे सीख जाएंगे, और यही बात आप फील्ड में जाएंगे तो आप भी बताएं कि मेरे को भी मेरे एरिया में जाना है, मैं भी बताऊंगा। अब मैं हम सबका मार्गदर्शन करेंगे, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय जिलाध्यक्ष रविंद्र शिवानी। स्वास्थ्य संरक्षण अभियान कार्यशाला के अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित हम सबकी प्रेरणा पाते हैं, और जिन्होंने राजनीति के अंदर ईमानदारी के साथ में मानवीय सेवा के साथ साथ एक सच्चे राजनीतिक नेता के किस प्रकार के जो दायित्व कर्तव्य होना चाहिए उनको बहुत ईमानदारी के साथ निभाकर सारे राजस्थान के अंदर राजनीति के संघ के रूप में अपनी पहचान कायम की है। शायद विकास की पूर्णता आदरणीय लखनऊ कटेरे साहब नेता प्रतिपक्ष हमारे बीच उपस्थित हमारे दोनों महामंत्री, हम सबको सावचेत रहना है, सतर्क रहना है, और यदि हम सब लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को ढंग से पूरा कर लिया तो बहुत बड़ी मानवीय सेवा हमसे होगी। ऐसे हमारे आदरणीय डॉक्टर कोमल जी दादी जी, और जिन्होंने अपना यहाँ पर MBBS भी इसी रविन्द्रनाथ टैगोर कॉलेज से किया, शिशु रोग विशेषज्ञ है, और भारतीय जनता पार्टी के और उसमें विद्यार्थी परिषद के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता रहे, और वर्तमान में जिस प्रकार छोटी छोटी बातों का आपको समझाया। और हमारे डॉक्टर राजेश मलिक जी हमारे इस अभियान के संयोजक, और भारतीय जनता पार्टी शहर जिला के मंत्री भाई सुशील जी जैन, हमारे सह संयोजक बहन सपना जी कोडिया जी, आदरणीय IT के संयोजक, और वास्तव इस काम को इसके अंदर 3 जनों की टोली बनी जिला लेवल पर, मंडल लेवल पर भी 3 जन है, जिला लेवल पर 3 जन। आदरणीय यशवंत जी मंडारा जी यहाँ इस कार्यशाला में उपस्थित सभी सम्मानित विभिन्न मंडलों से पधारे हुए कार्यकर्ता बंधु और बहनों, और जिनका विशेष योगदान मिल रहा है, तो बहुत बड़ी भूमिका आपकी। और आपने मैंने देखा है इस वैक्सीनेशन में भी जो सामने जो बैठे लोग हैं, आदरणीय चिकित्सक बंधु और बहन, मैं आपका बहुत आभार करना चाहूँगा कि अभी जो वैक्सीनेशन जैसे हमारी बहन बैठी है आपका अम्बेडकर मॉडल में इतनी भीड़ में, लेकिन फिर भी इसको तुरंत प्रभाव से काम को सहयोग कर रही है, जो डॉक्टर साहब भी चले गए हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज इस चिकित्सा प्रकोष्ठ के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम अभी से सावचेत रहें, सचेत रहें, और किस प्रकार अपनी जिम्मेदारी पूरा करें। ऐसे हमारे सभी आदरणीय सभी चिकित्सक महोदय, आज हमारा सौभाग्य वास्तव में कि हमको आज सानिध्य मिल रहा है ऐसे मनुष्य इनका केवल और केवल एक काम, कोई भी काम को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे संकल्प के साथ और परिणाम के साथ 2 लहर हम देख चुके हैं। कोरोना के जो पहली जो लहर आई थी उस समय भी हमारा इस प्रकार का नेतृत्व, कई लोग कहता है जिनको पूर्वाभास हो जाता है, सावधान सचेत, और उस कोरोना के पहली लहर के अंदर जो मार्गदर्शन मिला और हमको किस प्रकार मानवीय सेवा करनी है, ये अभी समय इतना नहीं कि मैं आपको बहुत विस्तृत मैं आपको व्याख्यान करूँ, लेकिन
जो प्रेरणा मिली और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु बहनों ने मिलकर कोरोना फर्स्ट के अंदर जो अपनी सेवाएं दी, और विशेष तौर से राजस्थान के अंदर उदयपुर शहर जिला ने जो कार्य किया, उस ई बुक बनी, उसके अंदर भी यहाँ के कार्यकर्ताओं के कार्यों को सराहा गया कि इन्होंने वास्तव में एक ईश्वरीय कार्य किया। दूसरी लहर आपने देखी, अभी डॉक्टर साहब दोनों ने बहुत विस्तृत ढंग से बहुत अच्छी तरह से समझाया, और ये वास्तव में एक जनप्रतिनिधि और जिन जिन लोगों का काम दूसरी लहर का जब सामने आई, तब सबसे पहले आपने कटार साहब ने कहा हमारे यहाँ पर उदयपुर में हेल्पलाइन प्रारंभ करिए। तो हेल्पलाइन के माध्यम से भी हमने 150-200 लोगों की जो हमारे पास समस्या आई, उसको उस समस्या के समाधान के लिए जो गंभीर संक्रमित थे उनके इलाज के लिए अमली कटार साहब ने जो सहयोग किया, अभी अपने प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, जो सबसे बड़ी जो गाइडलाइन जो कहें आज हम लोग कार्यशाला में काम कर रहे हैं, यहाँ से जो कुछ सीख के जाए उसका पूरा फायदा आमजन को मिले और उनको हम सचेत कर सके। तो उसमें जिस प्रकार से आपने सभी कार्यकर्ताओं का छोटे से छोटा पदाधिकारी है, बड़े से बड़ा पदाधिकारी, कोई भी व्यक्ति अपना टेलीफोन ऑफ नहीं, स्विच ऑफ नहीं करे उसको। आधी रात को भी आप पास फोन आ जाए, उस काम को आपको वास्तव में सेवा के तत्पर रहना है, जो सेवा कर सकें। हम सबका वास्तव में ईमानदारी बात है। सौभाग्य रहा कि जिसने आधी रात को ही फोन किया, दिन में किया, रात को किया, जब भी फोन किया, ऐसे गंभीर जो संक्रमित लोग थे, जो पीड़ित थे, जो रोगी थे, अली कटार साहब ने जिला प्रशासन, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स जो संभव सहायता हो सकती थी सब प्रदान की, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी महसूस कर रहे थे सभी लोग, ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी आपने अपने विधायक पद से 80 लाख रुपए से भी अधिक, जहां पर जो बातें लिखी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सभी प्रकार की आपने इस प्रकार माध्यम किया। और देखिए अब डॉक्टर साहब कहते हैं वास्तव में डॉक्टर मलिक साहब, नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जनवरी-फरवरी में स्पष्ट कहा था भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मंडल स्तर पर जहाँ जब वैक्सीनेशन हो रहा है, लोगों से आप अपील करें, उनको लेकर आए। लेकिन जब चिकित्सा से संबंधित व्यक्ति भी इसके अंदर थोड़ा सा अपने मन के अंदर भय का अनुभव करने लगे, आम लोग भी टीका लगाने के तत्पर नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी ने जब टीका लगवाया, उसके बाद निरंतर क्रम बढ़ा। उसमें मैं सोचता हूँ यदि हम सभी लोगों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ जहाँ जाके आग्रहपूर्वक कर कहते हैं, तो आज लास्ट में जिस प्रकार से मारामारी हुई, जो लोग भीड़ हुई, तो उससे काफी लोगों को समय पर ये जो टीकाकरण हो सकता था, कोई बात नहीं। ये जो तीसरी लहर के बारे में बात कर रहे हैं, और अभी आप देखिए कि इससे जो दूसरी लहर अभी भी टीकाकरण का कार्य हो रहा है, हमेशा भाई साहब अपने प्रभाव से, अपने प्रयासों से, जब भी कोई प्रयास होता है तुरंत मंडल देख कौन सा मंडल अपना ऐसा है, कहाँ पर कौन से कार्य करता है, किन किन क्षेत्रों के अंदर कौन सा पिछड़ा वर्ग है अपना, कौन सी ऐसी हमारी बस्तियां हैं जहाँ पर टीकाकरण नहीं हुआ है, वहाँ डॉक्टर से हमेशा संवाद कराकर स्थिति जानकर, और उन क्षेत्रों के अंदर भी आपने तत्काल 24 घंटे के अंदर आपने कार्यकर्ताओं को सूचित किया, आइए आपको एक सेंटर पर और आप जाके कार्यकर्ताओं को कहिए अपना वैक्सीनेशन कराएं। जब एक तरफ लोग ऑनलाइन के लिए, जब एक तरफ लोग भटक रहे थे, उसमें भी ये जो इतनी बड़ी हमको एक राहत प्रदान की, सब कार्यकर्ताओं को, लोगों को प्रेरित किया कि जाके इस मानवीय सेवा करें। तीसरी लहर के बारे में जो बात की जा रही है, आप कार्यकर्ता बंधु यहाँ पर बैठे हैं, हमने बहुत सारी बात सुनी है। तीसरी लहर के बारे में जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, और जिस प्रकार से गहलोत सरकार ने भी एक राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र किया, काम मोदी जी कर रहे हैं, वैक्सीनेशन काम कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का एक वातावरण पैदा करने का प्रयास किया, करना कुछ नहीं, लेकिन थोड़ी घोषणा करनी
घोषणाओं का आधार नहीं, और आधार नहीं और केवल लोगों को गुमराह करना। लेकिन अब जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम 18 से 35 वर्ष के लोगों को हम लगवाएंगे, 45 वर्ष के वैक्सीनेशन कराएंगे, डोज नहीं वो नहीं, कई प्रकार आप जानते हैं, इस चीज़ को लोगों को समझाना पड़ेगा। तो तीसरी लहर के अंदर आप लोगों पर जो जिम्मेदारी, मैं छोटा सा आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप लोग तो अपने मंडल से पधारे हैं, हमारे चिकित्सक बंधु और बहन भी हमारे साथ यहाँ हैं। मैं भाई साहब की प्रेरणा से मेरे मन में एक विचार आया कि यदि हम प्रत्येक मंडल के अंदर, आज इस प्रकार डॉक्टर मलिक साहब ने, आज डॉक्टर राधीश साहब ने जो हमने बात कही है, यदि संक्षिप्त आप लोग एक छोटी सी समरी बनाते हैं, इसके अंदर एक पैम्पलेट बनाते हैं और उस पैम्पलेट को हम घर घर जाके प्रत्येक बूथ पर, यदि हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा खर्च जरूर होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी सेवा हमारी होगी। हम यहाँ पे आगे, आज हमारी मंडल की जो कार्यशाला है ये संपन्न हो गई नहीं, ये आज से तीसरी लहर से पहले यदि हम सचेत और सावचेत हो गए और यदि अपने काम को अपने ईमानदारी के साथ करने का संकल्प ले लिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लोगों को कई जानकारी मिल जाएगी। जो इतना डॉक्टर साहब ने तो बताई है, मीटिंग के माध्यम से भी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी, हम 2-2, 3-3 वार्डों के अंदर भी इस वार्ता को कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, कार्यकर्ताओं को समझा सकते हैं। जब इस प्रकार की स्थिति आती है तो अपने कार्यकर्ताओं से हम पूरी जानकारी एकत्रित कराकर हमें किस प्रकार उनको सहायता करनी है, किस प्रकार उनकी सेवा करनी है, इन बातों को करेंगे तो मैं निश्चित रूप से आज की ये कार्यशाला बहुत फलीभूत होगी, सफलीभूत होगी। एक बार पुनः भाई सुशील जी का, पूरी आदरणीय डॉक्टर साहब का, आदरणीय मलिक साहब का और पूरी टीम का, जो आप चिकित्सक बंधु बता रहे हैं, और इस सेवा कार्य को अभी से आने वाले समय में उस परिस्थिति को भाप कर, आशंका को देखकर अभी से सावचेत सचेत रहकर इस कार्य में किस प्रकार अपना योगदान दे सकें, तो निश्चित रूप से इससे बड़ा कोई मानवीय कार्य हो नहीं सकता है। आपसे मेरा आग्रह है कि जो भी योजना बने, हम जिला स्तर पर भी, जैसा आदरणीय कलेक्टर साहब हमें मार्गदर्शन देंगे, साहित्य पहुँचाना है साहित्य पहुँचाएंगे, उसे जोड़ा है। लेकिन इस टीम को ले जाना है पंचायत स्तर तक। हर पंचायत में ये 3 लोग, एक महिला, एक मेडिकल से संबंधित जो भी मिल जाए, कोई जरूरी नहीं सब जगह डॉक्टर मिल जाए, लेकिन रिटायर्ड आदमी भी मिल सकता है, पैरामेडिकल के भी कोई जानकार आदमी है तो वो मिल सकता है, और एक अपना कार्यकर्ता। इन 3 कार्यकर्ताओं की टोली हमको अपने ज़िले में लगभग 400 के लगभग, अभी अपना ये जो मंडल है, ये जो जिला है, इसमें 70 तो अपने शहर के वार्ड हैं और लगभग 65 अपनी पंचायतें हैं। कम से कम ये 140 मान लो आप, इसमें 3-3 लोगों की टीम अपने को खड़ी कर दी है, तुरंत, ज़्यादा समय गैप नहीं डाला। और ये सारा जो काम अपन करने जा रहे हैं, ये उन लोगों को भी समझाना, ताकि उनकी पंचायत में अगर किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की बीमारी के लक्षण दिखते हैं, या कोई मरीज दिखता है, या कोई बच्चा दिखता है, तो उसको अपन तुरंत मेडिकली कैसे, कहाँ से, क्या सहयोग उसे मिले, क्या उसको राय मिले, जिसके कारण से वो सारा का सारा अपने आप को भय से मुक्त हो जाए। सबसे बड़ा इस बीमारी में जो तकलीफ हुई है वो भी भय से। कई लोग जिनकी डेथ हुई ना, वो हार्ट अटैक से हुई, कोरोना से नहीं मरे, जितने लोग घबरा करके मरे। ये घबराहट नहीं हो, उसके परिवार को लगे कि मेरी सहायता करने वाला कोई है। आदमी कई बार इससे चला जाता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, उसमें उसकी जो दिमाग का संतुलन बिगड़ता है। हमारी टीम का काम क्या है कि हम हर पंचायत पर ऐसे 3 लोगों की एक टोली बना दें, जो टोली अपनी पंचायत में घूम करके इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को सचेत करे। अगर आवश्यकता पड़े तो लोगों की मदद के लिए वो जो टीम है आपकी, वो आगे वालों को बताकर उनको जिस प्रकार से भी मेडिकल सहायता चाहिए वो मेडिकल सहायता मिले। तो मैं सोचता हूँ कि दोनों डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल इसको समझाया है।
मतलब हमारा इस पार्टी के लेवल पर जो ये स्वयंसेवक बनाने का जो पीछे हेतु है ये है कि हम नीचे से नीचे स्तर तक लोगों को ये आश्वस्त कर सकें कि अगर कहीं ये बीमारी आ भी गई तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके सहयोग के लिए हर समय तैयार हैं। अगर इतना भी भरोसा दिला दिया ना तो गांव आश्वस्त हो जाएगा, एकदम उसको लगेगा कि नहीं। और क्या करना क्या है, पंचायत में जैसे अपन यहाँ बैठे हैं, पंचायत के 5-50-100 लोगों को इकट्ठा होकर वो 3 लोगों की टोली उन गांव के लोगों को ये जो मोटे मोटे आपको जो बताया डॉक्टर साहब ने, इनके बारे में एक छोटा सा उनको प्रेजेंटेशन कर दें। उनको लगे कि मेरे गांव में भी ये 3 लोग हैं, उन 3 लोगों को गांव की जनता जाननी चाहिए कि हमारी इस समय अगर आ गई वेव तो कौन हमारी मदद करेगा। कई बार आदमी को मदद करने वाला व्यक्ति अगर मिल जाता है ना तो उसका आधा काम हल्का हो जाता है। तो हो सकता है कि हर आदमी डॉक्टर से अप्रोच नहीं कर सकता है, तो कोई बात नहीं, वो वर्कर अपना वहाँ जो है वो आगे वाली टीम को बताए, आगे वाले से संभव हो जाता तो वो ठीक है, उससे नहीं होता उससे आगे वाले को बताए, लेकिन उसको हर प्रकार की मदद उसको मिल जाए इसके बारे में। और सबसे ज़्यादा आवश्यक ये मास्क, बस इतना अभ्यास। अभी बच्चे जाएंगे स्कूल, ये थर्ड वेव कैसे आएगी, ऐसे आएगी। ये थर्ड वेव कहाँ से आएगी, अगर एक भी संक्रमित बच्चा वहाँ कांटेक्ट में आया तो 10 को लेगा और 10 से 100 हो जाएंगे 4 दिन। तो यह जो स्कूल जो जाने का है, तो हम में से जो 3 लोगों की टीम है पंचायत में जो बना रहे हैं, वो थोड़ा स्कूल में भी जाकर के देखें कि बच्चे कैसे बैठ रहे हैं, बच्चे जो आए हैं वो मास्क लगाए हुए हैं कि नहीं हैं, मैदान में दौड़ रहे हैं तो दौड़ते समय भी उनको मास्क लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, जो अध्यापक वहाँ हैं वो भी मास्क का प्रयोग करते हैं नहीं करते हैं। नहीं तो सबसे ज़्यादा बच्चा जो गलत सीखेगा वो क्योंकि उसके मास्क नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको तो वैक्सीनेशन लग गया, बच्चे को नहीं लगा। अगर उन्होंने चूक की तो बच्चा चूक करेगा। तो हमको उस टीम के द्वारा वहाँ ये भी देखना और दिखाना जरूरी है। दूसरा, शादी ब्याह का भी सीजन आने वाला है, अभी से ही लोगों ने बरसातियाँ करनी शुरू कर दी है, जगह जगह भीड़ इकट्ठी हो रही है। इसको समझाइश करके उसको कितना कंट्रोल कर सके। अगर कोई आवश्यक कार्यक्रम भी है तो कम से कम मास्क तो सभी लगाए रखें। ये कुछ काम जो हमारे लिए है वो हम नीचे तक कैसे पहुंचा सकें, इसके बारे में हमको इस टीम के द्वारा ये काम करना है मोटे रूप में। और हम सबको मैं जैसे कह रहा हूँ ना, आप जो 3 लोगों की टोली है इसका टेलीफोन खुला चाहिए और आपके गांव के लोगों को पता होना चाहिए कि मेरे यहाँ की जो स्वास्थ्य स्वयंसेवक है उनके ये नंबर हैं। अगर कभी उसको रात में भी बच्चे के तकलीफ होती है तो वो आपको कॉल कर सके कि मेरे बच्चे को आज बुखार है, आज ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो आपसे बेधड़क बात कर सके और आप उसकी बात का जवाब दे सको, तो आप देखेंगे कि अपने आप ही सारा क्षेत्र कंट्रोल हो जाएगा। अगर इसमें आपने ठीक प्रकार से नहीं किया और अपनी जानकारी नहीं है, अगर गांव वाले आदमी आपके स्वयंसेवक का नाम ही नहीं जानते हैं तो मामला लगता है कि हमने कुछ किया नहीं, हम खाली यहाँ नाम के हिसाब से घोषणाएँ हो गई और कागज़ पे आ गए। अगर हमारा नंबर हमारे जैसे आप मंडल के 3 लोगों की टीम बनी, अब ये जो मंडल के जितने पदाधिकारी हैं, आपकी जितनी टीम है बूथ के, उन सबको इनके नंबर मैसेज करो कि हमारे इस मंडल के ये 3 लोग हैं जो इस हेल्थ स्वयंसेवक के रूप में काम करेंगे। आपको कभी भी कोई दिक्कत आए मंडल में तो आप इन 3 लोगों से कॉन्टेक्ट करो, ये आपको मदद करेंगे। तब जाकर के उनके तक ये समाचार पहुंचेगा कि हमारे मंडल में बड़गांव में कौन है, किसको हम कॉल करें तो उसके पास ये नंबर पहुंचना चाहिए। तो ये जो जितने भी 36 लोग हैं, इन 36 ही लोगों के टेलीफोन नंबर, डॉक्टर के नंबर सब लेकर के अपनी टीम को मैसेज के करो कि ये हमारी टोली है, इस थर्ड वेव की तैयारी के लिए ये टीम बनी हुई है,
आप इस टीम से कांटेक्ट करो, जो भी आपको मदद चाहिए वो ये करें। और आप में से किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप सीधा मुझे कॉल करो कि हमको ये समाचार नीचे से आया लेकिन हम इसकी ये मदद नहीं कर पा रहे हैं, अभी इसको इसमें दिक्कत आ रही है तो आप इसमें मदद करो, तो हम लोग जुड़ कर के आपके साथ इसमें आपको मदद करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि पहले सुशील जी और आपकी 36 लोगों की जो टोली बनी है, ये एक बार अपने नीचे की जितनी पंचायतें हैं, हर मंडल में कहीं 10 पंचायत होगी, कहीं 12 होगी, कहीं 11 होगी, उन 11 पंचायतों की टोली बना करके उनको टेलीफोनिक नंबर लेकर के, उनके पोस्टल एड्रेस दे करके उनको किसी तरह से हम सूचीबद्ध कर रहे हैं और वो सूची हमारे मंडल के हर व्यक्ति के पास कैसे जाए उसकी व्यवस्था करें, ताकि कभी आ जाए तो हम बिल्कुल अलर्ट रह करके उनकी मदद कर सकें। ये काम हमने करना है। बाकी मेडिकल की तरफ से डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया मलिक साहब ने भी, और आप जो बाकी डॉक्टर यहाँ आए आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। और मेरी टोली आपको हर दृष्टि से आपके साथ खड़ी रहेगी और मदद करने के लिए जो भी आप आदेश देंगे उसके अनुसार हम पालन करेंगे और हम जनता के मन में ये जो भय आ रहा है, इस भय से उसको मुक्त कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।